नमस्कार। हमारा आज का टॉपिक है परफॉर्मेंस अप्रेजल और ये नर्सिंग मैनेजमेंट का एक टॉपिक है। परफॉर्मेंस मीन्स किसी भी व्यक्ति की जो परफॉर्मेंस है उसका ये पता लगाते हैं, उसके बारे में जानते हैं इससे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं सबसे पहले हम। इट इज़ द असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ये क्या है? एक असेसमेंट है एक व्यक्ति के परफॉर्मेंस की इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव एक्टिविटीज़, आउटपुट एंड टारगेट ऑफ ए जॉब। किसके संदर्भ में है कि हमने जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या कोई भी जॉब है उसके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, क्या एक्टिविटीज़ होती हैं वहाँ पे, क्या आउटपुट निर्धारित कर रखा है या क्या आउटपुट मिला है, क्या टारगेट है, उसके रिलेशन में एक व्यक्ति की परफॉर्मेंस का असेसमेंट ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि किसी ने टाइम ले लिया 1 साल का, तो 1 साल के अंदर वो व्यक्ति उस जॉब के जो ऑब्जेक्टिव हैं उसकी परफॉर्मेंस में कितना खरा उतर रहा है, तो उसके लिए हम करते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो एक बार वापस से देख लेते हैं। इट इज़ द असेसमेंट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन रिलेशन टू द ऑब्जेक्टिव्स, एक्टिविटीज़, आउटपुट्स एंड टारगेट ऑफ ए जॉब ओवर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। नेक्स्ट है इट ऑल्सो कॉल्ड मेरिट रेटिंग। इसको और क्या बोलते हैं? मेरिट रेटिंग और एफिशिएंसी और सर्विस रेटिंग। एफिशिएंसी और सर्विस रेटिंग भी कहते हैं। एफिशिएंसी का पता लगाना, सर्विस का पता लगाना, मेरिट का पता लगाना इज़ द प्रोसेस ऑफ रिव्यूइंग एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय को इसमें रिव्यू करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड मेरिट रेटिंग, एफिशिएंसी और सर्विस रेटिंग। अब जो नेक्स्ट डेफिनेशन आती है ये आती है एडविन बी फ्लिपो के द्वारा। इन्होंने क्या कहा था? परफॉर्मेंस अप्रेजल इज ए सिस्टमेटिक, पीरियोडिक एंड सो फार एज ह्यूमनली पॉसिबल एंड इम्पार्शियल रेटिंग ऑफ एन एम्प्लॉयज़ एक्सीलेंस। एडविन बी फ्लिपो ने कहा कि परफॉर्मेंस अप्रेजल क्या है? एक सिस्टमेटिक सिस्टम के द्वारा किया जाता है। एक प्रॉपर सिस्टम होता है इसका। पीरियोडिक, हर पीरियड में जो भी पीरियोडिक है, जैसे 1 साल पर रेटिंग होगी, 2 साल पे होगी, अप्रेजल पीरियोडिक होता है। एंड सो फॉर एज ह्यूमनली पॉसिबल, जितना हो सके ह्यूमनली, मानव के द्वारा पॉसिबल। इम्पार्शियल रेटिंग है, इसमें पार्शियलिटी नहीं होती है और ये एम्प्लॉय की एक्सीलेंस को चेक करती है इन मैटर परटेनिंग टू हिज प्रेजेंट जॉब एंड टू पोटेंशियलिटीज़ फॉर ए बेटर जॉब। कि वो अपने प्रेजेंट जॉब को किस तरह से निभा रहा है और उसमें क्या पोटेंशियल है कि उससे भी ज़्यादा वो बेटर जॉब कर पाएगा या नहीं। तो ये पोटेंशियल भी इसमें चेक किया जाता है। तो ये डेफिनेशन हो गई अकॉर्डिंग टू एडविन बी फ्लिपो। एक बार वापस से देख लेते हैं इस डेफिनेशन को। परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ ए सिस्टमेटिक, पीरियोडिक एंड सो फार इज़ ह्यूमनली पॉसिबल एंड इम्पार्शियल रेटिंग of an employee's excellence in matter pertaining to his present job and to his potentialities for a better job. अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या होंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल के? तो पहला ऑब्जेक्टिव है टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। एम्प्लॉय की क्या स्ट्रेंथ है, क्या उसमें शक्ति है और क्या उसकी कमजोरी है, ये हमें इससे पता लग जाता है। सेकंड आता है टू डेवलप एम्प्लॉय इन देयर प्रेजेंट जॉब। प्रेजेंट जॉब में भी वो बहुत और अच्छी तरह से उसको जॉब करे, तो इसके लिए उसको डेवलप करना। तीसरा क्या ऑब्जेक्टिव है? टू आइडेंटिफाई इंडिविजुअल्स फॉर प्रमोशन। यानी कि जो बेटर जॉब कर रहा है और भी अच्छी तरह से कर रहा है उस जॉब को, तो उसमें उसका हम प्रमोशन कर सकते हैं। तो ये हम पता लगाते हैं इससे, ये आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन से इंडिविजुअल प्रमोशन के लिए उपयुक्त हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू प्लान
कैरियर प्रोग्रेशन, कि किस तरह से एक एम्प्लॉय का हम कैरियर प्रोग्रेशन कैसे कर सकते हैं और उसके कैरियर को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं। नेक्स्ट है टू रिकॉग्नाइज गुड वर्क, जो व्यक्ति अच्छा जॉब कर रहे हैं, अच्छा वर्क कर रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज करना। सिक्स्थ है टू एस्टैब्लिश एंड मॉनिटर परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव एंड टारगेट। ये देखते हैं, मॉनिटर करते हैं और एस्टैब्लिश करते हैं परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव क्या होंगे और टारगेट क्या होंगे। नेक्स्ट है टू डेवलप कम्युनिकेशन बिटवीन मैनेजर्स एंड देयर स्टाफ, जो सुपीरियर है और सबऑर्डिनेट है, उनके बीच में परफॉर्मेंस अप्रेजल से क्या होता है, आपस में बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जिससे कम्युनिकेशन डेवलप होता है। नेक्स्ट है टू इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन। जब व्यक्ति का परफॉर्मेंस अप्रेजल किया जाता है तो उससे उसको अच्छा फीलिंग होती है, उसको जॉब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि मैं इस तरह से इस जॉब को कर रहा हूँ, और उसको और भी अच्छा काम करने के लिए वो मोटिवेट होता है। 9th पॉइंट है टू एनकरेज सेल्फ इवेल्यूएशन। इससे वो अपने आप को सेल्फ इवेल्यूएशन भी कर पाता है कि मैंने कितना काम अच्छा किया है। 10th है टू अलर्ट मैनेजर्स टू कंस्ट्रेंट्स विच इनहिबिट एम्प्लॉय परफॉर्मेंस। ये मैनेजर को अलर्ट करता है कि ऐसा कोई कॉन्स्टेंट्स तो नहीं अपना रहे हो जिससे कि एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस इफेक्टेड हो रही है या रुक रही है। तो ये हो गया ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो एक बार वापस से हम देख लेते हैं। टू आइडेंटिफाई एम्प्लॉय स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है, डेवलप एम्प्लॉय प्रेजेंट जॉब में, आइडेंटिफाई प्रमोशन के लिए कौन कौन से हैं, कैरियर प्रोग्रेशन के लिए प्लान करते हैं, गुड वर्क को रिकॉग्नाइज करते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्जेक्टिव और टारगेट को एस्टेब्लिश करते हैं, मॉनिटर करते हैं, कम्युनिकेशन डेवलप होता है, एंड जॉब सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन इम्प्रूव होता है, सेल्फ इवेल्यूएशन एनकरेज होता है, और कोई कॉन्स्टेंट तो नहीं है एम्प्लॉय परफॉर्मेंस को रोकने के लिए, उसके प्रति मैनेजर इसमें अलर्ट होता है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। क्या क्या सिद्धांत होंगे। पहला है असेस परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू बिहेवियरली स्टेटेड वर्क गोल्स। जो बिहेवियरली गोल्स हमने डिसाइड करे हैं उनके रिलेशन में ही हम परफॉर्मेंस को असेस करते हैं, तो ये एक प्रिंसिपल हो गया। सेकंड है ऑब्जर्व ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ एम्प्लॉयज़ टोटल वर्क एक्टिविटी। जो भी टोटल वर्क एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उनके रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल को हम चेक करते हैं। तीसरा है कंपेयर सुपरवाइज़र इवेल्यूएशन विद एम्प्लॉयज़ सेल्फ इवेल्यूशन। एम्प्लॉय जो अपना सेल्फ इवेल्यूशन कर रहा है उसको कंपेयर करना किससे, सुपरवाइज़र जो उसका इवेल्यूएशन कर रहा है। नेक्स्ट है साइट स्पेसिफिक एग्जांपल्स ऑफ सेटिस्फैक्टर एंड अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस। साइट करना स्पेसिफिक एग्जांपल किसका, कि क्या सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है और क्या अनसेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस है। नेक्स्ट है इंडिकेट विच ऑफ एरिया हैव हाईएस्ट प्रायोरिटी फॉर इम्प्रूवमेंट, कि जिन चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो कौन से हाईएस्ट प्रायोरिटीज़ एरिया हैं, उनको ये इंडिकेट करता है। 6 है अप्रेजल कॉन्फ्रेंस शुड बी हेल्ड इन गुड एटमॉस्फेयर। जो भी अप्रेजल कॉन्फ्रेंस होगी वो अच्छे एनवायरनमेंट में होनी चाहिए। 7 उसके लिए एटमॉस्फेयर प्रॉपर होना चाहिए। द पर्पज़ ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल इज़ टू इम्प्रूव वर्क परफॉर्मेंस एंड द जॉब सेटिस्फैक्शन। पर्पज़ क्या होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल का, जिससे कि वर्क परफॉर्मेंस और जॉब सेटिस्फैक्शन बढ़े। 8th है सिंगल एम्प्लॉय इज़ रेटेड बाय 2 रेटर्स। एक एम्प्लॉय को 2 रेटर रेट करें। 9th है कंटिन्यूस एंड पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑफ एम्प्लॉय इज़ एसेंशियल। कंटिन्यूस ऑब्जर्वेशन हो और पर्सनल ऑब्जर्वेशन हो एक एम्प्लॉय का। 10th है द रेटिंग शुड बी डन बाय इमीडिएट सुपीरियर, जो होगा जो उसके इमीडिएट सुपीरियर हैं वो उसको रेट करे।
नेक्स्ट है ए सेपरेट डिपार्टमेंट फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल, एक सेपरेट डिपार्टमेंट होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल के लिए। नेक्स्ट है द रेटिंग इज़ कन्वेड टू द कंसर्न एम्प्लॉय, को कन्वे होनी चाहिए रेटिंग उसकी। 13 है द प्लस पॉइंट ऑफ एन एम्प्लॉय शुड बी रिकॉग्नाइज, उसके प्लस पॉइंट क्या हैं ये रिकॉग्नाइज होना चाहिए। 14th है द मैनेजमेंट शुड क्रिएट कॉन्फिडेंस इन द माइंड ऑफ द एम्प्लॉय, मैनेजमेंट क्या करे, कॉन्फिडेंस क्रिएट करे एम्प्लॉय के माइंड में। एंड नेक्स्ट है द स्टैंडर्ड फॉर ईच जॉब शुड बी डिटरमाइंड बाय द मैनेजमेंट, हर जॉब का स्टैंडर्ड क्या होगा ये मैनेजमेंट डिसाइड करे। तो एक बार वापस से प्रिंसिपल देख लेते हैं। असेस परफॉर्मेंस इन रिलेशन टू बिहेवियरली स्टेटेड वर्क गोल्स। सेकेंड, ऑब्जर्व ए रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल ऑफ एम्प्लॉयज़ टोटल वर्क एक्टिविटीज़। कंपेयर सुपरवाइजर evaluation with employee self evaluation. Cite specific example of satisfactory and unsatisfactory performance. Indicate which job area have highest priority for improvement. Appraisal conference should be held in good atmosphere. The purpose of performance appraisal is to improve work performance and job satisfaction. Single employee is rated by 2 raters. Continuous and personal observation of an employee is essential. The rating should be done by an immediate superior and a separate department for performance appraisal. The rating is conveyed to the concerned employee. The plus point of employee should be recognized, उसमें क्या प्लस पॉइंट है ये पहचाना जाना चाहिए। The management should create confidence in the minds of employees and the standard for each job should be determined by the management। तो ये हो गए प्रिंसिपल। नेक्स्ट है पर्पस एंड बेनिफिट एंड इम्पोर्टेंस, क्या होंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल की। पहला है टू प्रोवाइड बैकअप डाटा फॉर मैनेजमेंट डिसीजन कंसर्निंग सैलरी स्टैंडर्ड्स, प्रमोशन और ट्रांसफ़र। ये क्या करता है, एक डाटा प्रोवाइड करता है कि सैलरी स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, प्रमोशन किस तरह से होगा, ट्रांसफ़र किस तरह से होगा, इसके बारे में इससे डिसीजन लिया जाता है। टू सर्व एज चेक और रिक्रूटिंग प्रैक्टिसेज, इससे चेक के बारे में पता चलता है, चेक होता है इससे, और रिक्रूटिंग प्रैक्टिसेस के बारे में इससे पता चलता है। तीसरा है टू मोटिवेट एम्प्लॉय बाय प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट देयर वर्क, जो वो काम कर रहे हैं उससे फीडबैक मिलती है उनको और उससे एम्प्लॉय क्या होते हैं, मोटिवेट होते हैं। टू डिस्कवर द एस्पायरेशन ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की क्या एस्पायरेशन है, क्या इच्छाएं हैं उसकी, इसके बारे में से पता चलता है। टू इम्प्रूव कम्युनिकेशन बिटवीन सुपरवाइज़र एंड द एम्प्लॉयज़, कम्युनिकेशन इम्प्रूव होता है, ये इसका पर्पस है और ये इसका बेनिफिट भी है। नेक्स्ट है टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड्स ऑफ जॉब परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स इससे एस्टैब्लिश करते हैं हम। 7th है टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट बाय आइडेंटिफाई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, कि क्या क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की ज़रूरत है जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट हो। टू डिसीजन फॉर डिस्चार्जिंग एन एम्प्लॉई फ्रॉम द जॉब, कि इस एम्प्लॉय को हमें डिस्चार्ज करना है या इसका प्रमोशन करना है या ट्रांसफ़र करना है, ये सब चीज़ें हम इससे डिसीज़न ले सकते हैं। तो ये हो गए पर्पस एंड बेनिफिट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। टू प्रोवाइड बैकअप डाटा फॉर मैनेजमेंट डिसीजन कंसर्निंग सैलरी स्टैंडर्ड्स, प्रमोशन और ट्रांसफर्स। टू सर्व एज चेक और रिक्रूटिंग प्रैक्टिसेस। To motivate employee by providing feedback about their work. To discover the aspiration of employee. To improve communication between supervisor and the employee. To establish standards of job performance. To improve organizational development by identifying training programs. And to the decision for discharging an employee from the job. Next है concept कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, क्या इसकी कंसेप्ट है और क्या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहला है द अप्रेजल शुड बी इन राइटिंग एंड कैरिड एटलीस्ट वंस ए ईयर।
1 साल में 1 बार होना चाहिए, और अप्रेजल क्या होगा कि राइटिंग में होना चाहिए। दूसरा है द परफॉर्मेंस अप्रेजल इंफॉर्मेशन शुड बी शेयर्ड विद द एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ को पता होना चाहिए कि उनका परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, उनको इन्फॉर्मेशन उसके पास पहुंचनी चाहिए। तीसरा है एम्प्लॉय शुड हैव ए मैकेनिज्म टू अपील द रिज़ल्ट ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। जो उनके रिज़ल्ट आए हैं उसके लिए वो अपील कर सकता है कि उसमें यदि उसको दिक्कत महसूस होती है तो। एनेक्डोटल नोट्स ऑन द एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस शुड बी केप्ट ड्यूरिंग द एंटायर एवेल्यूशन पीरियड। जो एनेक्डोटल नोट्स हैं उनकी परफॉर्मेंस के, उनको रखा जाता है जिससे कि आगे भी उनके बारे में देखा जा सके। नेक्स्ट है इवेल्युएटर शुड बी ट्रेंड होना चाहिए, जो उनको इवेल्युएट कर रहा है। नेक्स्ट है द फिलॉसफी, पर्पस एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर क्लियरली स्टेटेड। जो भी ऑर्गेनाइजेशन की फ़िलॉसफी है, पर्पस है या ऑब्जेक्टिव है, वो क्लियरली स्टेटेड होने चाहिए सो दैट परफॉर्मेंस अप्रेजल टूल्स कैन बी डिज़ाइन टू रिफ्लेक्ट दीज ऑल। जिससे कि जो टूल्स हम अपना रहे हैं वो इन सबको सजेस्ट या इन सबको इंडिकेट करते हों। तो इस तरह से हो गए कंसेप्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। रिपीट कर लेते हैं एक बार इनको। द अप्रेजल शुड बी इन राइटिंग and carried at least once a year. The performance appraisal information should be shared with the employees. Employees should have a mechanism to appeal the result of the performance appraisal. Anecdotal notes on the employee's performance should be kept during the entire evaluation period. Evaluation should be trained. जो evaluator है वो trained होना चाहिए. The philosophy, purpose and objective of the organization are clearly stated so that performance appraisal tools can be designed to reflect these. इसके अलावा जो टॉप मैनेजमेंट है उससे सपोर्टेड होना चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल। अब नेक्स्ट आता है प्रोसेस क्या होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल की। तो ये शुरू होती है सेटिंग, परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड सेट करना, कम्युनिकेटिंग स्टैंडर्ड्स को सबको शेयर करना कि भाई इस तरह से हम परफॉर्मेंस अप्रेज करेंगे। मेजरिंग स्टैंडर्ड्स, मेज़र करना, कंपेयर करना स्टैंडर्ड्स को जो भी परफॉर्मेंस अप्रेज की है। डिस्कसिंग रिजल्ट्स को डिस्कस करना, यदि कुछ रिजल्ट्स में प्रॉब्लम है तो टेकिंग करेक्टिव स्टैंडर्ड्स, या फिर इसके द्वारा जो भी प्रमोशंस है या फिर ट्रांसफ़र है या फिर ट्रेनिंग है उसका डिसीजन लेना, और वापस से फिर सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स। तो ये एक प्रोसेस है जो यहाँ से चलती है। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, कम्युनिकेट स्टैंडर्ड्स, फिर उनको स्टैंडर्ड्स को परफॉर्मेंस के द्वारा मेज़र करना, फिर कंपेयर करना, डिस्कस करना और टेकिंग करेक्टिव स्टैंडर्ड्स। टूल्स क्या क्या होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के, तो ये हैं TRS जिसका फॉर्म है ट्रैट, फुल फॉर्म होगा इसका T फॉर ट्रैट, R फॉर रेटिंग और S फॉर स्केल, ट्रैट रेटिंग स्केल। सेकेंड है JDS, J फॉर जॉब, D फॉर डायमेंशन, S फॉर स्केल, जॉब डायमेंशन स्केल। थर्ड है बार्स, B फॉर बिहेवियरली, A फॉर एंकर्ड, R फॉर रेटिंग एंड S फॉर स्केल, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल। फोर्थ है चेकलिस्ट, फिफ्थ है एसे, सिक्स्थ है सेल्फ अप्रेजल, सेवन्थ है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव MBO एंड एट्थ है पीयर रिव्यू। तो ये सब टूल्स होते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल के। ट्रैट रेटिंग स्केल, जॉब डायमेंशन स्केल, बार्स, चेकलिस्ट, एसे, सेल्फ अप्रेजल, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव एंड पीयर रिव्यू। अब है मेथड्स या फिर टेक्निक्स, टूल्स ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। तो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं और मॉडर्न मेथड्स हैं। ट्रेडिशनल में है पेयर्ड कंपैरिजन, सेकंड है ग्राफिक रेटिंग स्केल, ग्राफिक रेटिंग स्केल, थर्ड है फर्स्ट चॉइस डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फोर्थ है फर्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, फिफ्थ है चेकलिस्ट, सिक्स्थ है फ्री एसे मेथड, क्रिटिकल इंसिडेंट, ग्रुप अप्रेजल, फील्ड रिव्यू मेथड, कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट एंड रैंकिंग। मॉडर्न मेथड में है असेसमेंट सेंटर, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, ह्यूमन असेट अकाउंटिंग,
बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, इनको इस तरह से डिवाइड किया गया है। अब जो जो इम्पोर्टेंट है उनको हम थोड़ा डिस्क्राइब करके पढ़ लेते हैं। रैंकिंग मेथड, तो इसके नाम से ही है, इसमें रैंक दी जाती है। दिस मेथड इज़ वेरी ओल्ड एंड सिंपल फॉर्म ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल। एन एम्प्लॉय इज रैंक्ड वन अगेंस्ट द अदर इन द वर्किंग ग्रुप अंडर दिस मेथड। एक ग्रुप है उसमें से रैंक दिए जाते हैं एम्प्लॉय को उनकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। जैसे कि एग्जांपल है, इफ़ देर आर 10 वर्कर्स इन द वर्किंग ग्रुप, द मोस्ट एफिशिएंट वर्कर इज़ रैंक्ड एज नंबर 1। जो सबसे एफिशिएंट है उसको नंबर 1 मिलेगा। एंड द लीस्ट एफिशिएंट वर्कर इज़ रैंक्ड एज द नंबर 10। जो सबसे कम एफिशिएंट है उसको 10। A small organization can got maximum benefit through the ranking method। और ये किस में काम करता है? स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में रैंकिंग मेथड काम करता है। तो रैंकिंग मेथड की इम्पोर्टेंस ये हो गई कि इसमें रैंक दी जाती है। वेरी ओल्ड है, ये सिंपल फॉर्म है। और यदि 10 वर्कर हैं तो जिसमें उसमें सबसे एफिशिएंट वर्कर है उसको नंबर 1 की इसमें रैंक दी जाती है। नेक्स्ट है पेयर्ड कंपैरिजन मेथड। इसमें कंपैरिजन किया जाता है पेयर बना के। यूज्ड इन बिग ऑर्गेनाइजेशन, ईच एम्प्लॉय इज कंपेयर्ड विद अदर एम्प्लॉयज़ टेकिंग ओनली 1 एट ए टाइम। मीन्स 2 एम्प्लॉय को लिया जाता है और उनमें फिर कंपैरिजन किया जाता है इसमें। नेक्स्ट है फॉर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड। नेक्स्ट है फॉर्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, सूटेबल टू ए लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ग्रुप वाइज रेटिंग इज़ डन अंडर दिस मेथड। इसमें ग्रुप वाइज रेटिंग की जाती है। एग्जाम्पल है, ग्रुप ऑफ वर्कर्स डूइंग द सेम जॉब। एक ही जॉब को जो एक पूरा ग्रुप कर रहा है, वुड फॉल इनटू द सेम ग्रुप एज सुपीरियर्स एंड अबव एवरेज, बिलो एवरेज एंड पुअर। उनमें ग्रुप को ही उसमें डिवाइड किया जाता है कि कौन सा सुपीरियर ग्रुप है, कौन सा अबव एवरेज है, कौन सा बिलो एवरेज है और कौन सा पुअर। तो इस तरह से ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन की है और इसमें ग्रुप वाइज रेटिंग की जाती है। नेक्स्ट है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग में क्या होगा? सच ग्रेड्स आर, उनको ग्रेड्स दी जाती हैं जैसे कि वेरी गुड, गुड, एवरेज, पुअर एंड वेरी पुअर। नेक्स्ट आता है चेकलिस्ट। चेकलिस्ट में क्या होता है? द अप्रेजल ऑफ द एबिलिटी ऑफ एन एम्प्लॉय थ्रू गेटिंग आंसर फॉर ए नंबर ऑफ क्वेश्चंस इज कॉल्ड द मेथड ऑफ चेकलिस्ट। उनको क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उनको आंसर देने के लिए बोला जाता है। जैसे कि इज़ द एम्प्लॉय सेटिस्फाइड विद द जॉब, क्या आप जॉब से सेटिस्फाइड हो? तो उनमें से वो यस या नो कौन सा आंसर देता है। डज ही रेस्पेक्ट द सुपीरियर्स, को रेस्पेक्ट करता है, यस और नो। तो इस तरह से ये चेकलिस्ट भरी जाती है और उससे फिर परफॉर्मेंस अप्रेजल उसका किया जाता है। नेक्स्ट मेथड है फर्स्ट चॉइस मेथड। फर्स्ट चॉइस मेथड में क्या होता है? ए सीरीज ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड पॉजिटिवली और नेगेटिवली अंडर दिस मेथड। एक सीरीज़ होती है स्टेटमेंट्स की, वो तैयार की जाती हैं जो कि पॉजिटिवली और नेगेटिवली दोनों तरह से प्रिपेयर होती हैं। बोथ दीज स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एम्प्लॉय। एक एम्प्लॉय के कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। इसमें फर्स्ट चॉइस मेथड बोलते हैं इसको। But the rater is forced to tick any one of the statements either out of positive statement or out of the negative statement. Next आता है critical incident method. इसमें क्या होता है? The performance appraisal of an employee is done on the basis of the incident occurred really to the concerned employee. एक employee के साथ जो incident हुआ है उससे उसका appraisal किया जाता है। जैसे कि some incidents are refuse to cooperate with other employee। यदि कोई ऐसी इंसिडेंट हुई है जिसमें कि वो और दूसरे एम्प्लॉय के साथ कोऑपरेट नहीं करता है। अनविलिंग टू अटेंड फर्दर ट्रेनिंग, वो आगे की जो ट्रेनिंग है उनके लिए अनविलिंग है। तो इस तरह से इसको क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आता है फील्ड रिव्यू मेथड। एन एम्प्लॉयज़ परफॉर्मेंस इज अप्रेज्ड थ्रू द इंटरव्यू बिटवीन द रेटर एंड द इमीडिएट सुपीरियर और सुपीरियर ऑफ ए कंसर्न एम्प्लॉय। जो उसका इमीडिएट या तो सुपीरियर है या जो एम्प्लॉय है उसका सुपीरियर है, वो उसका इंटरव्यू लेता है। तो ये है फील्ड रिव्यू मेथड। नेक्स्ट आता है एसे इवेल्यूएशन।
इसमें जो नर्सिंग मैनेजर है इज़ रिक्वायर्ड टू डिस्क्राइब द एम्प्लॉय परफॉर्मेंस ओवर द एंटायर इवेल्यूशन पीरियड बाय राइटिंग ए नैरेटिव डिटेलिंग द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द एप्रेस। जो भी एम्प्लॉय है उसकी वो नेगेटिव और स्ट्रेंथ और वीकनेस बताता है बाय नैरेटिव राइटिंग के द्वारा, तो उसको बोलते हैं एसे इवेल्यूएशन। रेटिंग स्केल मेथड एंड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, ये भी मेथड्स हैं। नेक्स्ट है एसेंशियल ऑफ गुड अप्रेजल सिस्टम के क्या क्या एसेंशियल्स होंगे। ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग, समझने में वो इजी होना चाहिए। सपोर्ट ऑफ लाइन वर्कर्स, सूटेबिलिटी टू द ऑपरेशन स्ट्रक्चर, सूटेबल होना चाहिए। वैलिडिटी होनी चाहिए, रिलायबिलिटी होनी चाहिए उसकी। प्रोविज़न ऑफ इंसेंटिव प्रोविज़न होना चाहिए एंड पीरियोडिक इवैल्यूएशन होना चाहिए। नेक्स्ट है एरर इन इवैल्यूएशन। एरर क्या आएंगे? हेलो एरर, हॉर्न्स एरर, कॉन्ट्रास्ट एरर, लीनियंसी एरर एंड रिसेंसी एरर। तो ये होते हैं एरर इन इवैल्यूएशन। हेलो एरर, हॉर्न्स एरर, कॉन्ट्रास्ट एरर, लीनियंसी एरर एंड रिसेंसी एरर्स। अब जो अप्रेजल इंटरव्यू होते हैं उनके क्या क्या टाइप हो सकते हैं, ये हैं टेल एंड सेल इंटरव्यू, टेल एंड लिसन इंटरव्यू एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटरव्यू। प्रिंसिपल ऑब्स्टेकल क्या क्या आती हैं इसमें, क्या क्या बाधाएं? लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट से भी सपोर्ट नहीं है। सुपरवाइज़र लेक स्किल्स इन अप्रेजल टेक्निक में उसकी स्किल्स प्रॉपरली नहीं है। सुपरवाइज़र डोंट फुली अंडरस्टूड द पर्पज़ एंड प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, यदि उसने समझा ही नहीं है कि क्या पर्पज़ है इसका और क्या प्रोसीजर है। परफॉर्मेंस अप्रेजल डिमांड्स टू मच ऑफ सुपरवाइजरी एफर्ट इसमें चाहिए। इवेल्यूएशन बायस एंड रेटिंग एरर्स हो सकते हैं इसमें। फेलियर टू कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है तो भी इसमें प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। तो ये इसकी प्रॉब्लम्स हैं। लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट, सुपरवाइजर लेक स्किल एंड अप्रेजल टेक्निक, सुपरवाइजर डू नॉट फुली अंडरस्टूड द पर्पस एंड प्रोसीजर ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल, परफॉर्मेंस अप्रेजल डिमांड्स टू मच ऑफ सुपरवाइजरी एफर्ट, इवैल्यूएशन बायस एंड रेटिंग स्केल एंड फेलियर टू कम्युनिकेट। और क्या क्या लिमिटेशंस या और क्या क्या बाधाएं हो सकती हैं? द परफॉर्मेंस अप्रेजल मेथड आर अनरिलायबल है, यदि टाइम कंज्यूमिंग होता है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स आर नॉट फॉलोड और सम क्वालिटीज़ कैन नॉट बी इजीली अप्रेज, कुछ क्वालिटीज़ को अप्रेज नहीं किया जा सकता। तो आज का हमारा टॉपिक था परफॉर्मेंस अप्रेजल और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्वेश्चंस आंसर्स इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। तो यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।